तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 9th का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। आज हम लोग इस चैप्टर को तो शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ थ्योरी पढ़ना है, कुछ परिभाषित शब्द पढ़ना है, उसके बाद हम लोग सवाल पर बात करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी भी देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF नोट्स हमें मिले, इसका PDF नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यह NCERT मैथ क्लास 9th के लिए है, चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। और किस सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, सर आपके सामने है, यहाँ भी दिख रहे होंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। 5वां चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब यूक्लिड है क्या? ये एक गणितज्ञ का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, जो गणित में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो यूक्लिड क्या है? एक गणितज्ञ है। यूक्लिड कौन है? एक गणितज्ञ है। गणित को लिखने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? गणितज्ञ कहते हैं। इसने ज्यामिति के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी दी है लोगों को। हालांकि ज्यामिति में ढेर सारे गणितज्ञों का योगदान है, लेकिन उन सभी योगदानों में से जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो किनका है? यूक्लिड जी का है, जो कि ज्यामिति के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? गणित में ज्यामिति के क्षेत्र में इसने काफ़ी हद तक लोगों को क्या दिए हैं? जानकारी दी। इसने मैंने यूक्लिड ने द एलिमेंट्स नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें से एलिमेंट्स नामक ग्रंथ लिखने के बाद उसमें 13 अलग अलग पुस्तिका का नाम दे दिया। और समस्त पुस्तिका में ज्यामिति का क्या है? वर्णन है। यानी समझ लो, अगर इसका बुक पढ़ लेते तो ज्यामिति का संपूर्ण ज्ञान लगभग आपको हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए यूक्लिड को ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है, या जनक कहा जाता है। कहेगा ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। माने ज्यामिति के क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा क्या है? योगदान है। यहाँ तक बात समझ में आई? देखिए, अब ज्यामिति सर जी आप बोल रहे हैं ज्यामिति है कि थोड़ा सा समझा दीजिए हमको। अब समझाते हैं ये ज्यामिति होता क्या है। ज्यामिति होता क्या है, आप पहले इस चीज को समझो खूब बढ़िया से। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पे लिखे होंगे शब्द जो आप ज्यामिति सुनते हैं, इंग्लिश में जियोमेट्री कहते हैं। ये यूनान भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मिट्री। जियो और मिट्री जो है वो यूनानी भाषा है, और जियो का मतलब होता है, यहाँ पर हम बाद में लिखेंगे, मतलब जियोमेट्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मिट्री से बना है। जियो का अर्थ होता है भूमि या धरती, पृथ्वी जो कह सकते हैं, और मिट्री का मतलब होता है मापना। मीटर का मतलब क्या होता है? मापना। यानी जमीन या धरती को मापने क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। आप इस धरती पर पर्वत, पहाड़, मकान, खेत, खलिहान, तालाब, जो चीज आप लोग नापते हैं ना, वो किसके अंतर्गत नापते हैं? ज्यामिति के अंतर्गत नापते हैं। और इस तरह की नापने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। इतना पढ़ने के बाद इसमें हम और एक बात लिखे होंगे लास्ट में फाइनली, कि पृथ्वी या भूमि का मापन ही क्या कहलाता है? ज्यामिति। पृथ्वी या भूमि पर मापना ही क्या कहलाता है? ज्यामिति। लो एक सेंटेंस में। लेकिन ज्यामिति शब्द आया कहाँ से, इसका मतलब क्या, मैंने वो समझा दिया आप लोगों को। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ज्यामिति जब हम लोग पढ़ने के लिए आ गए, पहले ज्यामिति क्या समझ गए? पृथ्वी या जमीन का मापन ही क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। तो हम सब ज्यामिति को समझ गए कि मापने की बात होगी, सीधी सी बात है। ज्यामिति है तो सीधी सी बात है, जमीन की मापने की बात होगी। इतना तो हम लोग समझ गए सरल भाषा में। अब मापेंगे तो मापने के लिए हमको क्या, किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, उसको समझना जरूरी है। हम डायरेक्ट चैप्टर शुरू नहीं करते हैं,
पहले उसके जो इम्पोर्टेंट मुख्य बातें हैं, परिभाषिक शब्द हैं, पहले उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो सबसे पहले अब कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। आप बिंदु समझिएगा तब ना ज्यामिति में बिंदु क्या आते हैं, इस चीज का उपयोग करिएगा, क्योंकि ज्यामिति में बिंदु का उपयोग है, रेखा का उपयोग है, किरण का उपयोग है, कोण का उपयोग है, तल का उपयोग है। तो भाई ये सब चीज है क्या, तो पहले इस चीज को क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से समझना पड़ेगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, हम एक एक बात एकदम सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बिंदु जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं हो, जिसकी मात्र कल्पना की जा सके, उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। यानी बिंदु को हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, बिंदु सिर्फ एक कल्पना है। हम लोग जो बिंदु को कभी कभी ऐसे दर्शाते हैं कि यहाँ एक बिंदु ऐसे करके, असल में ये भी बिंदु नहीं कि किसमें कुछ लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है कि नहीं जी, कुछ तो है कि नहीं। तो लेकिन ये भी बिंदु नहीं है। बिंदु को अब हम लोग नहीं लिखेंगे कॉपी पे तो आप लोग समझोगे कैसे, तो वहाँ पर बिंदु है। सिर्फ समझने के लिए हम लोग एक डॉट का प्रयोग कर लेते हैं, असल में वो भी बिंदु नहीं है। बिंदु तो कल्पना करने की चीज है, वो अदृश्य, वो दिखता नहीं है। मैंने माना कि यहाँ पे एक बिंदु है, अब दिख रहा है आपको क्या, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, अब भूलने जाओगे कहाँ पे था, तो कॉपी पे इसी चीज को दर्शाने के लिए हम एक डॉट से बता देते हैं। असल में बिंदु की ना तो लंबाई होती, ना ही चौड़ाई होती, ना मोटाई होती है, इसका तो दिखेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। वो एक कल्पना करने की क्या है, चीज है। यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु, ऐसे करके इन दोनों को मिला दिए तो बन गई रेखा। रेखा भी अदृश्य होता है, रेखा को भी हम देख नहीं सकते। अरे भाई साहब, अगर हम तुमको देख रहे हैं तो तुमको जो हम देख रहे हैं, तो अगर मान लो तुम्हारी आंखें को हम देख रहे हैं, तो तुम्हारी आंख मेरे लिए क्या है, बिंदु है ना, समझ मेरी बात। और यहाँ से यहाँ तक जो हम आपको यहाँ से वहाँ तक देखें, तो हमारी आंख से लेकर आपके आंख के बीच एक रेखा बनी होगी जो दिखता नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और रेखा के इसमें क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। अब देखिए, और आम भाषा में लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। कोई किसी को देखता कहता है कि लाइन मारता है, कहता है, सुना होगा आप लोग। क्या मान लीजिए, अरे लाइन मारना गलत बात नहीं है, गलत सोचते हैं तब गलत बात है। हम तो कहते हैं हम दुर्गा माँ को लाइन मारते हैं, अब क्या दुर्गा माँ हमको सजा देंगे, अरे गलत सोचने वाला गलत आदमी। लाइन मारने का मतलब क्या हो कि हम दुर्गा माँ को देख रहे हैं, तो हमारी निगाह उन पे है, तो हमारी आंख और दुर्गा माँ के पीछे की रेखा बन रही है, इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। इसी को खराब शब्द से बोलेगा ना, लाइन मारता तो खराब लगता है। अरे भाई अच्छा शब्द से बोलो तो अच्छी बात है ना, हम तुमको लाइन मार रहे हैं, क्या हो गया, गाँव में चलता है जी। ये देखिए, ये भरम है, अच्छी चीज़ है, उसको अच्छा बनाओ तो अच्छा चीज़ है। आप तो गलत चीज़ समझ लो तो तुम्हारे न मर्जी। हम तो लोग भगवान के जोर दी, हम माता को देख रहे हैं, कोई भगवान का दर्शन करे तो उसको एक निगाह से देख रहे हैं, तो हमारे और उनके बीच क्या बन रहे हैं, रेखा बन रही है, लाइन बन रही है। तो हम क्यों उस पर लाइन लगाएंगे, एकदम लाइन मारते हैं, खुशी के साथ मारते हैं, कोई आपत्ति नहीं, और तुम लोगों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो रेखा भी क्या है, अदृश्य है। चलो रेखा की बात में करेंगे। पहले बिंदु को समझ गए आप लोग, जिसमें ना तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो, ना ही मोटाई हो, सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। बिंदु समझ में आ गया। अब आता है तल या समतल। तल को या समतल को एक बात इंग्लिश, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई हो लेकिन मोटाई नहीं हो। एक बात बताओ, जैसे आप जिस पे अभी पढ़ रहे, यही जो है आपके पास क्या, ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है ना, तो इसके यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, लंबाई हो गई, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई हो, वो कितना मोटा है पीछे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं समझे। तो इसी को हम लोग तब क्या कहते हैं, तल कहते हैं या समतल कहते हैं। जमीन अंदर तक कितना गहरा हमको उससे कोई मतलब नहीं, उस जमीन पर हम लोग कुछ लंबाई कुछ चौड़ाई वाला की हिस्सा काटते हैं, उसी को हम लोग सीधा क्या कहते हैं, तल कहते हैं या समतल कहते हैं। याद रखो, जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई हो, लेकिन मोटाई नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अरे भाई साहब तल कहते हैं या समतल कहते हैं। कितना आसान चीज है, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं, संरेखी बिंदु किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर हो तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, संरेखी बिंदु कहते हैं। देखो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, और एक बिंदु कहाँ यहाँ पर है, ये तीनों को हम मिलाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो मिला दिए तो क्या बन गई, रेखा बन गई, ठीक है। अरे मिला दिया, रेखा ना बन गया। ये बिंदु का नाम ये था, बिंदु का नाम समझो क्या था, बी था, बिंदु का नाम क्या था, मान लो सी था।
यहाँ ABC क्या होगी, सीधी रेखा हो गई। जब 3 या 3 से अधिक हो, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर हो, तब उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, संरेखी बिंदु कहते हैं। क्योंकि सर ये कोई जरूरी है क्या, एक बिंदु यहाँ रहेगा, एक बिंदु यहाँ रहेगा, एक बिंदु यहाँ रहेगा, तो ऐसे रेखा बन जाएगी, बनेगी कि नहीं जी। तो क्या ये संरेखी बिंदु कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। यहाँ 3 या 3 से अधिक बिंदु तो टेढ़ों मेढ़ों रेखापन हो सकते हैं जी, लेकिन एक स्पेशल परिभाषा है कि जब 3 बिंदु एक सरल रेखा पर होनी चाहिए, तब उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, संरेखी बिंदु। 3 या 3 से अधिक, क्योंकि 2 बिंदु में तो हमेशा सीधे होते हैं, बिंदु हो रहेगा, तो 2 बिंदु में हमेशा कैसी रेखा आती है, सीधी रेखा ही होती है। 3 बिंदु में डाउट है, सीधा भी हो सकती है, टेढ़ा भी हो सकती है, लेकिन 2 बिंदु फिक्स है कि हमेशा कैसी रेखा होगी, सीधी रेखा ही होगी, सीधी रेखा ही होगी, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा हमेशा क्या होगी, सीधी होगी। लेकिन 3 बिंदु में संख्या है, सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी। मान ली बिंदु एक लाइन में नहीं है तो सीधी भी आती, टेढ़ी भी हो सकती है ना। अगर एक सिद्ध में है तो सीधी रेखा हो जाएगी। यानी 2 बिंदु है तो सीधी रेखा हमेशा होगी, 3 बिंदु है तो सीधी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वही तो अभी संरेखी पढ़ा रहता आप लोगों को कि जब एक सीधी रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु है, तब उस बिंदु का स्पेशल नाम रखा गया है संरेखी बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हम चाहेंगे कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। 2 रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं या प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। 2 रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। मान लीजिए एक रेखा इधर से आए, ये क्या है आपका रेखा है, एक रेखा इधर से गई, यहाँ पे जो एक बिंदु बना होगा, बिंदु जिसका नाम मान लो ओ आप रख देते हैं। मान लीजिए ये भी एक रेखा है, इधर से क्या सीधे क्या है, रेखा है, तो दोनों कहाँ पे टकराया जी, ओ पे टकराया, ओ पे कटा, तो यही ओ अब क्या हो गया, दोनों रेखा के लिए उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों के लिए काम करे। ये जो बिंदु है ओ, वो ए बी का भी बिंदु है, ये जो ओ है वो सी डी का भी बिंदु है, यानी ये दोनों रेखा का कौन बिंदु हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु। तो जब 2 रेखाओं, 2 या 2 से अधिक हो सकता है, या 2 बोलोगे, 2 या 2 से अधिक बिंदुओं का, सॉरी, जब 2 या 2 से अधिक रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो उस उभयनिष्ठ बिंदु को ही उन रेखाओं का क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं या प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। बात समझ में आई बढ़िया से। जब 2 या 2 से अधिक रेखाओं का कोई बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ हो, माने सब के लिए एक ही बिंदु हो, तब उस बिंदु का नाम क्या हो जाता है, प्रतिच्छेदी बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु। बात बढ़िया समझ में आ गई। चलिए आगे हम बात करते हैं। तब है आपका आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट। किसी रेखा AB के अंदर कोई बिंदु P रेखा AB का क्या कहलाता है, आंतरिक बिंदु कहलाता है। यहाँ पर हमको चित्र पहले देना था, ऐसे ये क्या मान लीजिए आपका रेखा है, इसका नाम यहाँ पे क्या है, A है, इसका नाम यहाँ पर क्या है, B है, इसके बीच में मान लो कोई बिंदु क्या है, P है। यही बिंदु P जो है वो रेखा AB का क्या है, आंतरिक बिंदु। अरे उसके अंदर, आंतरिक में अंदर, आपके पास जो रेखा AB आपको दिख रहा है, इस रेखा के अंदर कोई बिंदु क्या है, P, कहीं भी हो सकता है, तो उसके अंदर वाला बिंदु ही क्या कहलाता है, उस रेखा AB का आंतरिक बिंदु कहलाता है। काहे नहीं समझता। चलिए आगे बात करते हैं पृष्ठ या सतह। ये डबल लिखा के कोई दिक्कत है, पृष्ठ को या सतह को, इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। किसी चीज का बाहर, सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ का मतलब कोई वस्तु है, कोई भी चीज हो, उसका बाहरी हिस्सा ही क्या कहलाता है, बाहरी परिसीमा, मतलब चारों तरफ उसकी माप ही क्या कहलाता है, उसका पृष्ठ कहलाता है। जैसे हमको देख लीजिए, हम देखिए कितना मोटा है, पतला वो नहीं, आप हमको ऊपर से नाप लीजिए, देख लीजिए, ये जो हमारा छिलका है, चमड़ी जिसको कह सकते हैं, ये सब क्या है, हमारा पृष्ठ है। आप भी देख रही बोर्ड उधर पीछे कितना अंदर तक मोटा, हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये जो आपको सिर्फ दिख रहा है, ये आपका क्या है, पृष्ठ है। इसी को हम लोग पृष्ठ कहते हैं, सरफेस कहते हैं या सतह कहते हैं। नहीं समझे, ये किताब है, ये किताब कितनी मोटी से कोई मतलब नहीं, जो जितना पृष्ठ आपको दिखता है
जो आपको बाहरी परत दिखता है, परत समझते हैं, बाहरी परत, वही आपका क्या है, पृष्ठ है। ठीक है, तो उम्मीद आप लोग पृष्ठ भी समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है आपका अगला टॉपिक, रेखा किसे कहते हैं। अभी इससे पहले हम रेखा के बारे में बात कर रहे थे ना, लिखे नहीं लिखना चाहिए था। इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। यहाँ लिखे हैं, रेखा के लिए हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, जिसमें ना तो मोटाई हो ना ही चौड़ाई हो, केवल लंबाई हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेखा कहते हैं। मतलब ये बोले रेखा की कोई मोटाई होती ही नहीं है, तो रेखा को हम लोग दिखाने के लिए ऐसा चित्र बना देते हैं, ऐसा, ये क्या है आपका रेखा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, लेकिन ये असल में रेखा नहीं है। अरे भाई रेखा की कोई मोटाई होती ही नहीं है, ये तो कुछ मोटा है जी, ये तो रेखा है ही नहीं, तो हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए बना देते हैं, असल में ये रेखा नहीं है। अरे रेखा तो अदृश्य चीज है, वो दिखता ही नहीं हम लोगों को। जैसे हम आपको देख रहे, आप हमको देखते हैं, हमारे और आपका आँख के बीच क्या बन रहे, रेखा बन रहे, तो किसी को दिखता है क्या, तो वो है रेखा। रेखा एक कल्पना करने की चीज है। हाँ देखो, इसमें क्या बोले, इसमें ना तो चौड़ाई होता है ना ही मोटाई होती है, लेकिन लंबाई होती है। अब एक बात बताओ, हम यहाँ से आपको देख रहे थे, यहाँ से वहाँ तक कितना लंबाई तो होगी ना जी, लंबाई होगी, बात सही है। कितना मोटा होते गया है, कितना चौड़ा होते गया, ये सब थोड़े मालूम होता है। क्या समझे आप लोग मेरी बात, हम आपको देख रहे थे, यहाँ से वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, लंबाई कहलाएगी। इसलिए रेखा में लंबाई होती है, लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा को आप दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ये जो रेखा में अक्सर हम लोग तीर चिन्ह लगाते हैं, तीर चिन्ह बताता है कि हम इसको भी अनंत दूरी तक इधर बढ़ाते रहेंगे, इधर भी इसको हम अनंत दूरी तक बढ़ाते रहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तब आता है यहाँ पर एक पॉइंट है कि रेखा बिंदुओं के एक समुच्चय है। ये जो रेखा आप देख रहे हैं ना, जैसे रेखा बिंदु समझा देते, बिंदु एक कल्पना है, वैसे सटा 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 अनंत बिंदु आप रख दीजिएगा, तो सभी बिंदु के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। नहीं समझे, यहाँ बिंदु भी दिखता नहीं है, रेखा भी दिखता भी नहीं, तो बिंदु को एकदम मान लो आप सपाट रूप से एकदम सटा 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 कर अनंत दूरी तक लेके जाइएगा, तो क्या किसका रूप ले लेगा, रेखा का रूप लेगा। वही लिखे कि रेखा जो है ना, वो बिंदुओं के एक समुच्चय होता है, कई बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है, जो एक सीध में अनंत बिंदुओं तक जा सकती है, उसी को हम लोग रेखा कहते हैं। अरे ई नहीं था ई, अच्छा रेखा कितने प्रकार होते हैं, रेखा दो प्रकार होते हैं, सरल रेखा एक होता है वक्र रेखा। तो सरल रेखा, सीधी रेखा को सरल रेखा कहेंगे, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहेंगे। यानी सरल रेखा का एक और परिभाषा हो सकता है, इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसको कर्व लाइन कहते हैं, कि जो रेखा को किसी रेखा को जब आगे बढ़ाया जाता है तो अपनी दिशा नहीं बदलती, तो समझो तो कौन रेखा है, सरल रेखा है। और जिस रेखा को आगे बढ़ाने पर वो अपनी दिशा बदलते रहती है, तो उसको हम लोग कहते हैं वक्र रेखा। टेढ़ा मेढ़ा होते रहती है, नहीं समझ रहे हो। और जैसे कोई रेखा जा रही तो सीधा जा रही है, दिशा नहीं बदलती है, तो सरल रेखा है। अब कोई जाती है कभी इधर मुड़ अपनी दिशा बदल लेती है, तो क्या हो गया था, आप चाहते हैं यहाँ पर चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ये मान लीजिए आपके लिए क्या होगी, सरल रेखा, आई आपका क्या हो गया, ना हो गया जी, बात समझ में आई, बोलिए जी, तो स्क्रीनशॉट लीजिए ना फटाक से। अब देखिए, सरल रेखा या सीधी रेखा को, स्ट्रेट लाइन को, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदलते जाती है, मतलब सीधे चले जाती है, उसी क्या कहते हैं हम लोग, सरल रेखा कहते हैं। आप इसका भी चित्र यहाँ पे एक बार फिर से बना देते हैं, ऐसे देख सकते हैं, क्या हो गया आपका, सरल रेखा हो गई। वक्र रेखा, कर्व लाइन, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में दिशा बदलती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, लेकिन यहाँ तक जाने में ऐसे ऐसे करके जाता है, नहीं समझ मेरी बात, ये कौन रेखा हो गया आपका, वक्र रेखा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब जो है किरण है, किरण क्या होता है, किरण क्या होता है, इंग्लिश में रेखा कहते हैं। रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु होता है, उसे किरण कहते हैं। रेखा का वह हिस्सा जिसमें एक अंत बिंदु होता है, उसे किरण कहते हैं। किरण में एक अंत बिंदु होता है, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, किरण में कितने होते हैं, किरण में जो एक अंत बिंदु होता है, जैसे किरण का सिंबल बना रही है, क्या आपका किरण है, यहाँ पे से इसका मतलब क्या हो गया आपका, अंत बिंदु हो गया, क्या हो गया आपका अंत बिंदु, यानी अंत बिंदु का मतलब क्या हो गया,
हम इसको अभी इधर बढ़ा नहीं सकते हैं। इधर तीर चिन्ह लगा उसका तो हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कोई रेखा का टुकड़ा मतलब हम काट देते हैं, अंत बिंदु हो गया, उधर की बढ़ते जाएगी। यानी कि रेखा में एक अंत बिंदु होता है और हम किरण को एक दिशा में बढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक दिशा में, दोनों दिशा में नहीं। मान लीजिए हम यहाँ से बढ़ाते इधर से बढ़ा सकते, इधर इसको बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ाएंगे, इससे माने किरण में हम एक ही तरह बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टॉर्च जलाया, तो टॉर्च जलाए तो यहाँ से किरणें निकलेगी, तो किरणें से निकलेगी एक की तरफ निकलेगी, इधर किधर निकलेगी तो पीछे भी निकल जाएगी। सूर्य से प्रकाश आती है तो सूर्य से प्रकाश वो एक ही दिशा में जाएगी। हम समझते हैं सूर्य से चारों तरफ दिशाएं मतलब निकलती है, तो लेकिन जब भी निकलते तो एक ही जगह से निकलती हैं। अरे भाई साहब, गोल है, किधर निकलेगी तो एक की तरफ निकलेगी ना, इधर से निकलेगा तो इधर निकलेगा, लेकिन निकलेगा तो एक की तरफ ना। ऐसा अच्छा ना कि निकल गया तो इधर फाड़ते निकल जाएगा, ऐसा थोड़ा होता है। काहे ना समझता है तुम लोग, समझता है मैंने हम ही भुकाते हैं जानबूझ के ना। तो उम्मीद है आप लोग किरण को भी समझ गए होंगे। अब आपका अगला टॉपिक्स है रेखाखंड। इसी के निश्चय कहते हैं लाइन सेगमेंट। रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो ये हो गया, यहाँ भी अंत बिंदु है, यहाँ भी क्या है, अंत बिंदु है। नहीं समझ मेरी बात, तब यहाँ भी अंत बिंदु है, यहाँ भी अंत बिंदु है, तो दो अंत बिंदु नहीं हो गया जी, तो ये क्या हो गया आपका रेखाखंड हो गया। यानी रेखाखंड फाइनल फिक्स होता है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि दोनों तरफ से क्या होता है, अंत बिंदु होता है। यानी 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना तो 5 होगा, उसे बढ़ा आप नहीं कर सकते हैं। रेखाखंड का मतलब फिक्स है, जितना खींचोगे उतना ही रह जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आते समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन। दो या दो से अधिक रेखाओं को, थोड़ा हट के होना चाहिए था, दो या दो से अधिक रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं यदि उनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहती। नियत माने फिक्स, समान भी कह सकते हैं, फिक्स कह सकते हैं। फिक्स में इंग्लिश में लेते हैं FIX, नहीं समझे जी, फिक्स है, दूरी फिक्स है, कहीं भी नापोगे तो उसके बीच की दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, समान रहेगी। नहीं समझे मेरी बात। कहते हैं पे दो या दो से अधिक, दो हो सकता है या दो से अधिक हो सकता है, दो या दो से अधिक रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं यदि उनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, नियत हो, फिक्स हो, अचर हो, यानी एक के जैसा हो। अब इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। यहाँ पे इसके बीच की दूरी यहाँ मापो कि यहाँ मापो कि यहाँ मापो, कहीं भी मापिएगा ना तो उसके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान। और समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि एक दो तिरछा होगा हल्का भी तब कहीं कहीं जाके काट, मान लो तिरछा हल्का भी होगा तब कहीं जाके काट देगा जी। लेकिन ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ भी मापो यहाँ भी मापो, कहीं भी मापते हैं तो उसके बीच की दूरी हमेशा क्या आती है, नियत आती है, बराबर आती है, समान आती है। मान दो रेखाओं को ऐसे कर दो, अनंत तक बढ़ाते जा रहे हैं और उसके बीच की दूरी कहीं मापते हैं तो हमेशा क्या आती है, बराबर। तो उसको हम लोग तब क्या कहते हैं, समांतर रेखा। कॉपी देख लीजिए, ये कॉपी में प्रत्येक लाइन के बीच की दूरी यहाँ मापो कि यहाँ मापो कि बीच में मापो, कहीं मापो, सब जगह बीच की दूरी क्या है, समान, इसलिए समांतर है। बहुत विद्यार्थी क्या समझ लेते हैं, कहते हैं सर ये समांतर है, ये समांतर तब नहीं है। अरे भाई ये भी समांतर है, कौन कितना बड़ा कौन छोटा इससे मत हमको नहीं है, वो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, हमेशा समान होना चाहिए हर जगह। माने इसमें यहाँ मापो दूरी की यहाँ मापो दूरी, उसके बीच का जो दूरी है अगर वो समान तो उसको कहते समांतर। बहुत विद्यार्थी क्या समझ लेते हैं कि ये सब बराबर रहना चाहिए तब होगा समांतर, नहीं समझ मेरी बात। ये बराबर भी हो सकता है, नहीं हो सकता, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन समांतर का मुख्य परिभाषा है कि उसके बीच की दूरी हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर या समान होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तब तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, वह रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखा को काटती है, काटती हुई आगे बढ़ती हुई हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं, या वह तिर्यक रेखा कहलाती है। अब समझिए आप लोग मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए पहले से कोई हमारे पास क्या है, दो
या दो से अधिक क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इसका नाम एल, इसका नाम एम है, इसका नाम क्या है, एन है। अब कोई चुटक ऐसे काट देता है, नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे। ये रेखा का नाम क्या मान लो पी है। यहाँ पे जो रेखा पी है, आप चलो पी क्यू, यहाँ पे रेखा जब पी क्यू देख रहे हैं, उस समांतर रेखा को क्या करता है, काट देते हैं, काटते बाहर निकल जाते, आगे बढ़ जाते, नहीं समझे। तो लिखे वह रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटते हुए आगे निकल जाती है, आगे बढ़ती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो ऑब्लाइक्यू लाइन। यहाँ तक बात समझ में आ गई, समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपका है क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा क्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब समांतर क्या होते हैं, आपको ये सब चीज हम पहले पढ़ा चुके हैं। जैसे पृथ्वी है, आई पृथ्वी तल के समांतर अगर आप कोई भी रेखा ऐसे ऐसे खींचते, आप ऐसे समझ लो मोटा मोटी अपनी भाषा समझने के लिए, जब भी आप कोई रेखा ऐसे ऐसे खींचते हैं, नहीं समझे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। सिंपल सी बात है। तो क्षैतिज रेखा को उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो जगह नहीं, हम यहाँ पे बताते हैं। ये आपका क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया, नहीं समझ मेरी बात। अब है आपका ऊर्ध्वाधर रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं। पृथ्वी के लंबवत, लंबवत माने खड़ा, पृथ्वी पर जब भी जैसे अब स्टेयर खड़ा है, हम खड़े हैं, जब पृथ्वी पर कोई लंबवत खड़ा होता है तो उसे हम लोग कौन रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए, ना समझे मेरी बात। अगर खड़ा रहेगा तो ऊर्ध्वाधर रेखा, ऐसे रहेगा तो क्षैतिज रेखा। सिंपल सी बात है, बात समझ में आ रही है, हैं? नहीं दिखता है ओ ये, हाँ पिछले का। चलिए अब है प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। इससे पहले पढ़ते प्रतिच्छेदी बिंदु पढ़े थे ना, आज हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ने वाले हैं। जब दो भिन्न रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो, माने वही बात है जी, जब दो रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु कोई दूसरा अलग अलग ना हो, एक ही बिंदु हो, तब उन रेखाओं को उन रेखा किधर हम भूल गए, जब दो भिन्न रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, तथा उभयनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, जो आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। मैंने यहाँ पे दोनों परिभाषा हो गया। मान लीजिए ऐसे गए कोई रेखा, कोई एक ऐसे आई, ठीक आई ना जी, वो टेढ़ा हो जाती है, इसका नाम ए, इसका नाम बी है, इसका नाम सी, इसका नाम क्या है, डी है। ये कहाँ पे टकराया, ओ पर टकराया। तो यहाँ ओ क्या है, रेखा ए बी और सी डी का उभयनिष्ठ बिंदु है या उभयनिष्ठ बिंदु है, क्योंकि ये दोनों के लिए काम कर रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों के लिए, दोनों क्या जितना भी रहे सब के लिए काम करे। जैसे आप दो रूम बनाते हैं, तो दो रूम बनाते हैं तो एक बाहर में दीवार होगा, एक दोनों तो बाहर में दीवार होगा, तो दो टुकड़ा के बीच एक दीवार लगेगा ना, तो दीवार जो वो इस रूम के लिए भी है, ये जो दीवार है इस रूम के लिए भी, तो बीच वाला दीवार ही क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ दीवार कहा सकता है। आप ऐसे समझ लीजिए, बीच वाला जो आपका दीवार है वो आपका कौन दीवार कहलाएगा, उभयनिष्ठ दीवार, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन दीवार, कॉमन वॉल। तो समझे मेरी बात। यहाँ पे जो बिंदु ओ है ये दोनों रेखा के लिए काम करती है, इसलिए बिंदु ओ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु भी, क्योंकि प्रतिच्छेद करते, प्रतिच्छेद में काटना, काटते हुए निकल गया ना, तब प्रतिच्छेदी बिंदु कहिए, उभयनिष्ठ बिंदु कहिए। और जिस बिंदु दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदु ओ आया, तब दोनों रेखाओं का क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। यानी दोनों परिभाषा यही से निकल के आ गया। नहीं समझे मेरी बात, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।